नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है आपका। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो थ्योरेटिकल सवाल, यानी कि इसमें आपको लिमिट निकालनी पड़ती है। तो लेते हैं प्रश्नावली का 8वां सवाल। सवाल है हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल v लिखा हुआ है, फंक्शन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में है dx dy dz। कॉमा लगा के लिखा है x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू a से घिरा हुआ क्षेत्र, से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी हमारे जहां, यह लिख देता हूं मैं, जहां समाकलन का क्षेत्र, ये जो हमारे समाकलन का जो क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है? x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a से घिरा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल हमें निकाला, यानी इंटीग्रेशन हमें जो ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। तो हमें यहां से लिमिट भी निकालनी होगी और साथ में समीकरण को भी सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इस समीकरण से पता लगाएं कि वक्र कौन सा बन रहा है। इससे अगर हम पता लगाएं तो ये एक चतुष्फलक बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बारी बारी से जब हम वैल्यू पुट करें तो हमें एक चतुष्फलक की संरचना प्राप्त होती है, जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हम 3 अक्ष बना लेते हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष बना लेते हैं। इस समीकरण को अगर सॉल्व करें बारी बारी से, यहाँ पर जैसे x के लिए सॉल्व करें तो y और 0 z की वैल्यू कितनी रखते हैं? 0 0, तो x के लिए एक पॉइंट निकल जाएगा a, यानी मान लीजिए x के लिए यहाँ पर एक पॉइंट निकल रहा है a, तो x अक्ष पर y 0 होगा, z 0 होगा, ये पॉइंट निकल जाएगा a 0 0। y के लिए सॉल्व करें तो x 0 z 0, तो y इक्वल टू a आ जाएगा। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 0, a, 0, और z के लिए a आएगा, x y 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, a। ठीक है, ये वक्र बन जाएगा। इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक चतुष्फलक बना लें। ये मान लीजिए मैंने वो चतुष्फलक बना लिया, ठीक है। अब ये y अक्ष है तो y अक्ष पर x 0 होता है, ये x अक्ष है तो x अक्ष पर y 0 होता है ना। ये अक्ष की पॉइंट बना दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रेखाओं के समीकरण और निकाल देते हैं कि कौन सी रेखा किस वक्र को काट रही है। तो यहाँ देखिए y के लिए अगर यहाँ सॉल्व करें, z को 0 मानकर x इधर आएगा तो ये रेखा बन गई y इक्वल टू a माइनस x रेखा बन गई, ठीक है। तो अब इससे घिरे हुए क्षेत्र को हम ले रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर पट्टिका काटकर हम इसका एक वक्र बना देते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी हमें, वो थ्योरी में आप लिख देता हूं। ये तो डायग्राम हो गया आपका, ये यहां मैं थ्योरी लिख देता हूं। यहां समाकलन का क्षेत्र चतुष्फलक है, यहां समाकलन का क्षेत्र, यहां समाकलन का जो क्षेत्र है चतुष्फलक है। ऊर्ध्वाधर समतल, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले रहे हैं, z इज इक्वल टू 0 तथा z इज इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई, यहां से मैंने z की वैल्यू निकाल ली है, से परिबद्ध है, से परिबद्ध है। तथा ये दोनों समतल x y समतल को, तथा ये समतल तथा ये समतल x y समतल को रेखा y इक्वल टू a माइनस एक्स पर काटती है।
तो ये जो थ्योरी है ये लिखना अनिवार्य है। आपने जो भी डायग्राम बनाया है, जो भी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को जिस भी जगह पर काट रही है, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा और उससे ही आपकी लिमिट निकलेगी। ठीक है, अब लिखा हमने मान, इसको मैं मिटा देता हूं और आगे की थ्योरी लिखता हूं। कि हमने क्या लिखा है, यहाँ समाकलन का क्षेत्र चतुष्फलक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, z बराबर 0 और z बराबर, यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली तो a माइनस एक्स माइनस वाई से परिबद्ध तथा ये समतल xy समतल रेखा y इक्वल टू a माइनस एक्स पर काट दी। अब ये चतुष्फलक जो बना है किन रेखाओं से मिलकर बना है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए ये x बराबर 0 से x की, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या निकल रही है, यानी x बराबर 0 से x बराबर a के लिए निकल रही है। ठीक है, तो यही लिख देंगे हम इसके बाद। तो मैं डायग्राम बता देता हूँ। ये छोटी सी थ्योरी रहती है जो हमें लिखनी होती है, हम डायग्राम के लिए उस चीज को हमें लिखना पड़ता है। आगे लिखना है हम, माना चतुष्फलक किन रेखाओं के बीच में बना है, तो x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0 तथा y बराबर a माइनस एक्स से घिरा है, से घिरा है। ये पॉइंट तो हमें यहीं से निकल गए। x बराबर 0 से x बराबर a, ये x बराबर 0, या y z की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो ये x इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा। और दूसरा y बराबर 0 से यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y के लिए हमें z को 0 रखना पड़ेगा। अब x को 0 नहीं रख सकते हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, a माइनस एक्स से घिरा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो अब हमारा समीकरण का जो समाकलन इंटीग्रेशन बढ़ रहा है उसकी लिमिटें क्या निकल के आ रही हैं, ये मैं अब लिखता हूँ। तो अब हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सवाल ये लिखा हुआ है, इसको हम ले लेते हैं वापस से। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या है और उसकी लिमिट क्या है वो देखते हैं। सवाल है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल v x प्लस वाई प्लस जेड और साथ में क्या चल रहा है, dx dy और dz। तो अब हम इन तीनों समाकलनों की क्या करें, लिमिट निकाल दें, लिमिट रख दें और फंक्शन को सॉल्व कर दें। तो x का जो क्षेत्र था घिरा हुआ, ये पहली वाली लिमिट x के लिए, तो x का क्षेत्र कहां से कहां तक था, 0 से a तक था। y का जो क्षेत्र था वो क्या था, 0 से लेके y इक्वल टू a माइनस एक्स आया था, x माइनस एक्स के लिए। और z का जो क्षेत्र था 0 से लेके a माइनस एक्स माइनस वाई के लिए। तो ये लिमिट आ गई हमारी। अब हम इन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व कर देना। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसे z के लिए सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए सॉल्व करेंगे और फिर x के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले वही तरीका लिखने का, 0 लिमिट हमारी पहली लिमिट जो है 0 से a और दूसरी है 0 टू a माइनस एक्स। अब ब्रैकेट लगा दिया। अगली लिमिट 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई, ये z की लिमिट है। और सवाल हमारे पास है x प्लस वाई प्लस z, साथ में है dz और पीछे चलेगा dx और dy। लिमिट है 0 टू a माइनस एक्स। z के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x z y z z स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट हमारे पास है 0 टू a माइनस एक्स माइनस वाई dx और dy। ये z के रिस्पेक्ट में जो है हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, z के रिस्पेक्ट में कर दिया तो x को हम कांस्टेंट मानेंगे, y को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो x कांस्टेंट था तो x अंदर एक बचा, एक का इंटीग्रेशन करेंगे, z के रिस्पेक्ट में z आएगा। या y है एक बचा तो उसका इंटीग्रेशन z और z का करेंगे z स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लिमिट रख देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिमिट रखना है, क्या आएगा हमारे पास, 0 टू a माइनस एक्स और z की जगह वैल्यू रख देते हैं x
ए माइनस एक्स माइनस वाई, वाई जेड की वैल्यू ए माइनस एक्स माइनस वाई, जेड स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, और जीरो रखेंगे तो z 0 0 0 आ जाएगा। ये फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास dx और dy। तो ये हमने क्या करा, z के रिस्पेक्ट में कर दिया, और z के रिस्पेक्ट में करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, z की जो लिमिट थी वो z की लिमिट जो है हमने निकाल के रख दी है। तो अब हम इसको थोड़ा आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। अब किसके लिए सॉल्व करते हैं, हम y के लिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर दें, 0 टू a, ये समाकलन 0 टू a माइनस है। तो हमारा क्रम वही रहेगा, केवल हम क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से लिमिट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सवाल में कोई भी चेंज नहीं है, हम कुछ भी नया परिवर्तन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सेट करें, तो देखिए हम यहाँ से क्या पद बना पा रहे हैं। यहाँ से देखिए मैं a माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर जो बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई, और इधर का जो पद है और ये इसका होल स्क्वायर है, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास dx और dy, ये पद हमारे साथ। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और सेट करें, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल के देखते हैं हम इस टर्म्स को ऐसा लिख पा रहे हैं क्या, यानी कि इसका सॉल्व करें। मैं इसकी जगह पर एक पद लिख रहा हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी यहाँ पर हो। तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊँ क्या, 0 टू a समाकलन 0 टू a माइनस एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a x प्लस वाई, a x प्लस वाई। एक पद तो मैंने इसको ये सेपरेट कर दिया, फिर हम देख लेंगे कि किसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कौन सा टर्म्स बन रहा है, माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये वाला पद वैसा का वैसे। ये मैंने एक जैसे पद बना लिए ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस पूरे को सॉल्व करें तो आंसर सेम ही आना। तो मैंने इसको इस टाइप से तोड़ दिया ताकि मेरे को इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं हम इसका, पूरे ही सवाल का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो मैं एक काम करता हूँ, इस dy को आगे कर देते हैं, कोष्टक लगा के dx को पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट आई 0 टू a, इसका करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई की पावर 3 अपॉन 3। तो ये तो बड़ा आसानी से x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला टर्म्स लगा दिया, और x प्लस वाई का स्क्वायर था तो x प्लस वाई के पावर क्यूब अपॉन 3 कर लिया। अब बाकी रह गया हमारा ये वाला टर्म्स, इसमें a जो है वो हमारा कांस्टेंट है ना, ये स्क्वायर भी आ रहा है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन करना है अभी हम, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये जो a माइनस एक्स वाला टर्म्स है ये तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और y के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस, आप इसको अलग से सॉल्व करके देखें, ये 6 की पोजीशन में हमें प्राप्त होता है क्या, a माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर 6, सॉरी क्यूब भी आएगा क्योंकि स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्यूब अपॉन 3 तो 3 टू द 6, और ये y का माइनस लगा है तो माइनस। बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की तरह सॉल्व कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है सेम वैसे ही कर दिए। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, y के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या है इसकी 0 टू a माइनस एक्स, और साथ में क्या चल रहा है dx। अब हमें y की जगह पर क्या करना है, केवल y की जगह पर हमें लिमिट जमानी है। तो ये स्टेप हम अगला ले लेते हैं यहाँ से। तो ये पद क्या निकल के आएगा, देखिए 0 टू a, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो ये a x प्लस a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन माइनस
एक्स प्लस ए माइनस एक्स के क्यूब अपॉन 3 माइनस ए माइनस एक्स माइनस और y की जगह पर a प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन, माइनस से निशान चेंज कर दिया और लिमिट रखेंगे। ये तो लिमिट रख दी मैंने कौन सी, a माइनस एक्स वाली। अब जीरो रखें तो जीरो रखने पर भी देखिए अलग से हमारे पास टर्म्स आएंगे, वो कैंसिल नहीं होंगे। माइनस, अब जीरो रखें देखिए y की जगह पे, यहाँ जीरो रखते हैं तो ये क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या y की जगह जीरो रखें तो प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3, या y की जगह जीरो रखें तो माइनस का a माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6। ये हमारा फाइनल लिमिट रखने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो ये होगी। इसको हम थोड़ा सा एक बार चेक कर लें और कैंसिल करके देखें। x प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्यूब कर दिया, माइनस एक्स माइनस ए टू दी पावर एक्स, वाई की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। a माइनस एक्स वाला ठीक है, ये x बराबर 0 रख दिया हमने, यहाँ से 0 वाली लिमिट रखी है, एक्स क्यूब अपॉन 3 वाला, और यहाँ पर y 0 रखा तो a माइनस एक्स की पावर ये क्यूब रह गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर दें और सॉल्व करें, कुछ काटा पीटी हो रही है। लिमिट 0 टू a है हमारे पास, x से x कैंसिल हो रहा है तो a स्क्वायर और a मिलके बनेगा a क्यूब अपॉन 2, यानी कि x से x कैंसिल हो रहा है तो ये बना a क्यूब अपॉन 3, ठीक है। माइनस, यहाँ देखिए a माइनस का a प्लस का x प्लस का एक माइनस का, ये सारे ही कैंसिल हो गए तो ये तो 0 बच गया। माइनस इधर बन रहा है हमारे पास a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का x क्यूब अपॉन 3 और माइनस का a माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6, साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, dx वाला बचा। तो अब हमने ट्रिपल इंटीग्रल को डबल में कन्वर्ट कर दिया। डबल को हमने जो है, अब हम जो डबल था हमने उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सिंगल है उसको हम बड़े आसानी के साथ में इसको सॉल्व करें। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। बड़े सिंपल से इंटीग्रेशन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। x के रिस्पेक्ट में करें, ये सब कांस्टेंट है तो कर दो, a क्यूब अपॉन 2 कांस्टेंट हो गया, अंदर एक बचा x आ गया, a क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट, अंदर x बचा, a अपॉन 2 है, एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, है ना। एक्स क्यूब का करोगे तो एक्स 4 अपॉन 4 यानी 12 आ जाएगा, और इसका करोगे 4 अपॉन, तो ये 24 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और पीछे क्या चल रहा है, पीछे कुछ नहीं चल रहा है, इंटीग्रेशन हो गया, केवल लिमिट रह गई, लिमिट रह गई 0 टू लेके a तक। तो एक बार हम इसको भी चेक कर लें, x की जगह पर a क्यूब एक्स अपॉन 2, a क्यूब एक्स, ये ठीक है, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर क्यूब एक्स टू पावर 4 अपॉन 12, ये a माइनस एक्स पे x की तरह सॉल्व करें, x टू दी पावर 4 अपॉन 4 तो 24 हो गया, और x के साथ माइनस है तो माइनस माइनस को प्लस पॉजिटिव कर देगा, x की जगह पर हम a पुट कर देते हैं तो क्या आएगा देखिए, ये a टू दी पावर 4 अपॉन 2 बनेगा, क्योंकि a यहाँ पे भी आ जाएगा, ये a टू दी पावर 4 अपॉन 3 बनेगा, ठीक है, ये a टू दी पावर 4 अपॉन 6 बनेगा, ये a टू दी पावर 4 अपॉन 12 बनेगा, और यहाँ देखिए ये पुट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 पुट करें तो 0 0 0 0, यहाँ पर एक टर्म्स रह जाएगा 0 वाले के लिए, ये x की जगह में हम जब 0 पुट करेंगे तो ये माइनस का टर्म्स आएगा a टू दी पावर 4 अपॉन 24, ठीक है। देखिए क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं आप, तो ये x 0 होगा, ये x 0 होगा, ये x 0 होगा, ये x 0 होगा, इस पद में या तो ये x 0 हो जाएगा, लेकिन a बटा 24 तो बचेगा ना, तो a टू दी पावर 4 और 24, a टू दी पावर 4 अपॉन 24। माइनस क्यों लगाया है, पॉजिटिव, ये अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट थी, लोअर लिमिट में सारे माइनस के टर्म्स आते हैं, मतलब निशान चेंज होते हैं, माइनस के टर्म्स तो क्या निशान चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन और हम कर दें, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना है, कुछ कैंसिल हो रहा है देख लेते हैं, कैंसिल कोई सा भी टर्म्स नहीं हो रहा, कॉमन जरूर निकल रहा है a टू दी पावर 4, देखिए a टू दी पावर 4 वाला जो टर्म्स है वो हमने कॉमन निकाल दिया,
बचा क्या 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 एंड 1/24। एलसीएम लें तो शायद 24 ही आ जाएगा। भाग दे देते 12 8 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है, एलसीएम 24 आया। 12 3 8 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 into the power 4 इजिकल। इनमें देख लेते हैं कौन से लेस हो रहे हैं। 12 और 2 14, 8 4 12 ये माइनस के, और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है a⁴/24 आंसर। ये हमारे पास फिर फाइनल आंसर है। तो देखा आप लोगों ने, लेकिन लिमिट निकालने के बाद कुछ नहीं है। लिमिट निकालने के बाद तो आपको जैसे सॉल्व अभी तक मैंने करना सिखाया था वैसे ही सॉल्व करना है। मेन चीज़ है कि आप लिमिट किस तरीके से निकालते हैं, और लिमिट के लिए मैंने आपको बड़ा आसान बताया। आप वक्र बनाएं, वक्र से आप लोगों को आपकी ग्राफ से भी लिमिट प्राप्त होगी, और जो समीकरण दे रखे हैं उनसे भी बड़े आराम से आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं प्रश्नावली का। प्रश्नावली का लेते हैं, 90 नंबर का सवाल ले रहे हैं। तो जो 90 नंबर का सवाल है, 8वां हमारा सवाल हो चुका है, 90 नंबर का सवाल ले रहे हैं। सवाल है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल, यहां से स्टार्ट करते हैं। 90 नंबर का सवाल है ट्रिपल इंटीग्रल v z dx dy dz, जहां समाकलन का क्षेत्र समाकलन का क्षेत्र बेलन है। इन्होंने पहली वक्र का नाम लिख दिया है कि बेलन है। बेलन है जो z बराबर 0, z बराबर 1, x² + y² / 4 से परिबद्ध है। ठीक है, तो हम यहां से थोड़ा सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए लिमिट निकालना बड़ा आसान है, हम डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन करते हैं। डायग्राम बना के यहाँ पर कोई फायदा नहीं है बेलन का, क्योंकि कोई वक्र नहीं काट रहा है एक दूसरे। हम लिमिट यहीं से निकाल दें डायरेक्ट और उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ी सी एक सीमा देख लें कि हमारे पास जो वक्र है उसकी सीमा कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो देखिए हमें x की, y की और z की तीनों की लिमिट चाहिए। तो z की लिमिट तो देखिए फाइनल है, z बराबर 0 से कहाँ तक दिया है, z बराबर 1। तो z की लिमिट तो हमारे पास आ गई। अब बाकी है कि हमारे पास x की और y की लिमिट निकालना है। तो देखिए x और y की लिमिट निकालने का सबसे सरल तरीका है कि हम जो वक्र हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये हमारे पास है dx, ये है हमारे पास dy और ये है हमारे पास dz। तो z की लिमिट तो हम लगा दें, z की लिमिट तो हमारे पास 0 से लेके 1 तक है dz के लिए। x के लिए क्या करना है, y के लिए क्या करना है। x के लिए आप क्या करें, y को 0 मान लें। x की लिमिट निकालने के लिए y को 0 कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, x² = 4 बनेगा। x = क्या आएगा, +-2 आएगा। तो ये x की लिमिट फाइनल हो गई। ये x की लिमिट -2 से लेके और +2 आएगी। ठीक है, ये x का क्षेत्र आ गया। अब बात करते हैं y के क्षेत्र की। तो y के क्षेत्र के लिए देखिए ये समीकरण हमारे पास है। हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल दें तो y² = क्या आएगा, 4 - x²। और y निकालें तो +-4 - x²। तो ये हमारे पास y की लिमिट निकल के आ गई। क्या, माइनस का अंडर रूट भी आएगा, इस पे अंडर रूट भी आएगा क्योंकि y² के अंडर रूट भी आएगा। माइनस का 4 - x² से लेकर पॉजिटिव √4 - x² तक ये y की लिमिट आ गई। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है। इस तरीके से लिमिट निकालेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। समीकरण को सॉल्व कर दें। x के लिए निकाल रहे हैं तो y z को 0 कर दें,
z की तो पहले से ही लिमिट दी है, तो z को 0 करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा समीकरण होता जिसमें z भी शामिल होता, जैसे आपके लिए मान लीजिए समीकरण इस टाइप का होता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप का समीकरण होता, तो आप क्या करते, y को 0 मानते, z को 0 मानते, और x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x की लिमिट निकल के आती a 0 टू a। फिर y की वैल्यू निकालते तो z को 0 कर देते, फिर x 0 नहीं होगा, ठीक है, ऐसा समीकरण निकाल। फिर z के लिए करोगे तो ना तो x 0 होगा ना y 0 होगा, ये दोनों उधर जाके माइनस से निशान चेंज होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लिमिट निकाल सकते। ऐसा सवाल अभी आएगा तो मैं आगे सॉल्व करके बता दूंगा। फिलहाल की स्थिति में मैंने क्या किया, z की लिमिट आपको दी है, x की लिमिट निकालनी है तो अगले वाले टर्म से y को 0 कर दें, और y की निकालनी है तो x 0 नहीं होगा, y के लिए समीकरण को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सवाल प्राप्त हुआ है, जो लिमिट हमारे पास प्राप्त हो गई है, वो ये प्राप्त हुई है। इसके आधार पर हमें जो है सवाल को आप सॉल्व करना है, सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बाकी का मैं मिटा देता हूँ, ये लिमिट ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 9 नंबर का सवाल था, लिमिट हमारे पास आ गई है, ठीक है। सवाल है z dx dy dz, z की लिमिट थी 0 से लेके 1। अब बाकी लिमिट में अभी लगा नहीं रहा, चलो लिख देता हूं। ये थी क्या थी, -a से सॉरी -2 से 2, और ये 4 - x स्क्वायर से माइनस पॉजिटिव 4 - x स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहली लिमिट मैंने छोड़ दी। एक काम करते हैं, जो 12th क्लास की प्रॉपर्टीज थी वो लगा देते हैं। ये -2 प्लस है, तो 4 बाहर निकाल कर मैं लिमिट कर दूं 0 से 2, और इसके लिए कर दूं 0 से √4 - x स्क्वायर। इसके लिए 2 मिल गया, और z की लिमिट तो सही दी है, 0 to 1 दी है। z dx dy और dz, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 4 0 to 2 0 to 4 - x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ z के रिस्पेक्ट में, तो z का करोगे तो क्या आएगा, z स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। लिमिट क्या चल रही है, 0 to 1, बचेगा क्या, dx और dy, z के सापेक्ष हो गया। 4 लिमिट 0 से 2, 0 से 4 - x स्क्वायर, 1 वैल्यू रख दें, 1/2 आएगा, dx आएगा और dy। तो यहां से देखिए हमने थोड़ी सी इसको सॉल्व कर दिया और लिमिट रख दी हमने 1/2। z के लिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, x और y को कांस्टेंट मान। अब हम इसको y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, बिल्कुल आराम से ये सॉल्व होंगे लिमिट रखने के बाद। देखिए 4 है और ये 1/2 हमारा बाहर चल रहा है। लिमिट है हमारे पास 0 से 2, ये बची हुई है, ठीक है। 0 से 4 - x स्क्वायर बचा हुआ है, और साथ में चल रहा है dx और dy। अब किसके लिए सॉल्व कर दें, dy के लिए। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 आएगा। 0 से 2, ये कोष्टक ले लिया मैंने, 4 - x स्क्वायर, और साथ में ले लेते हैं dy, और बाहर क्या रहेगा हमारे पास फिर dx। तो देखिए 2 लिमिट 0 से 2, यहाँ dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। लिमिट रख देते हैं, लिमिट क्या है, 0 से 4 - x स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, dx चल रहा है। 2 लिमिट 0 से 2, y की जगह पे लिख दिया मैंने 4 - x स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, dx। तो देखिए लगभग सवाल सॉल्व हो चुका है। केवल हम चाहें, अब x के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, y के लिए तो सॉल्व हो चुका है, x के लिए अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। x के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो कई तरीके हैं। x = हम कुछ मान लें, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, और ये dx, ठीक है। ये चल रहा है हमारे पास √4 - x स्क्वायर, और इसके 12th की तरह हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। 12th क्लास में हमने इस टाइप के सवालों के लिए फॉर्मूले भी पढ़े थे, और इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए भी हम तरीका जानते हैं क्या,
x की जगह पर हम जो है वैल्यू पुट कर दें। तो x इजिकल टू हम क्या पुट कर दें, 2 sin थीटा पुट कर देते हैं। तो ये dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा का cos थीटा d थीटा। ये बना हमारे पास 2, लिमिट चेंज कर देंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रखें तो 4 sin स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर रख रहे हैं 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, यहां से 4 बाहर होगा, 4 बाहर होगा तो 2 बाहर निकलेगा और 2 ये, तो मिलके हो जाएगा 8, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में cos थीटा d थीटा। लिमिट क्या चल रही है वो चेंज कर लें, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी, 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा यानी π/2 आएगी। लिमिट 0 टू π/2। अब देखिए 8 आ गया, लिमिट 0 टू π/2 बन गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos बाहर, cos और cos मिलके cos स्क्वायर थीटा बन गया यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब इस टाइप का अगर सवाल बन जाए, लिमिट 0 टू π/2 हो, cos स्क्वायर थीटा हो, तो आपको मालूम है कि वहां पर हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन लगा देते हैं। तो इसमें हम गामा फंक्शन लगा रहे हैं। देखिए 8 गुणा m प्लस 1, m नहीं है यहाँ पर, 0 प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस 1/2, 2 गामा 0 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन। ठीक है, यहां देखिए ये क्या बन गया, 1/2। ये 2 4 2 का भाग लगा तो 2, 8। 1/2 की वैल्यू कितनी आई, √π, 3/2 की आएगी 1/2 √π, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ये गामा फंक्शन है, सभी सवालों में वैसे ही खोला है जैसे अभी तक चला। ये हो गया, देखिए 4 से इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2π। ठीक है, तो इस टाइप से आप सवालों को करें, सवालों को इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, लिमिट निकालनी है। मेन चीज इन सवालों में क्या है, लिमिट है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर लिमिट निकाल रखी है, लिमिट को आप बेहतर तरीके से निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सवाल को उसी टाइप से सॉल्व करना है जैसे अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं। ट्रिपल इंटीग्रल आपको मिलेगा, ट्रिपल को डबल में सॉल्व करना है, डबल को 1 में और सिंगल वाले को। बाकी फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, या फिर दूसरा तरीका जो हम सेट करके कर लेते हैं। जैसे कई बच्चों को अभी इससे पहले ये टर्म्स आया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जरूरी नहीं हम इसमें x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करें, हम इसको 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जो मैंने अभी लिखा था, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 sin इनवर्स x/। इस टाइप का ये पहले भी अप्लाई कर चुके हैं हम, तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर सेट करना। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तब आप x = sin थीटा या cos थीटा लेकर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। बाकी इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं। जो 12th का मटेरियल वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर केवल आपको लिमिट बनाना सीखना है, लिमिट लगाना सीखना है, और कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जहाँ पर थोड़ा 12th क्लास से हटकर आएगा, तो वो सवालों को मैं सॉल्व खुद ही कराता हूँ। और बाकी सवाल काफ़ी सिंपल। गामा फंक्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा, गामा फंक्शन के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। गामा फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पूरी बुक में गामा फंक्शन का यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो ये था आपकी प्रश्नावली का 90 नंबर का सवाल था। अब पीरियड लगभग हो रहा है, तो मैं एक सवाल ऐसा ले लेता हूँ जिसकी लिमिट मैं आप लोगों को बता दूँ, ताकि आप उसे घर पर बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ इसके लिए 10वें नंबर का सवाल मैं आपके लिए सामने ले रहा हूँ। 8वां हो चुका, 9वां हो चुका, अब ये 10वें नंबर का सवाल ले रहे हैं। ठीक है, तो सवाल हमारे पास है, कामयाब पेज, 10वें नंबर का जो सवाल है हमारे पास है, इसको मिटा देते हैं। सवाल है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल v to z dx dy और dz। हमारे पास समाकलन का क्षेत्र दिया है एक शंकु, शंकु को एक समाकलन का क्षेत्र क्या दे रखा है हमें, शंकु, और इसका परिबद्ध जो क्षेत्र है वो दे रखा है x² y² = z², और एक दिया है z =
ये दिया z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बारी आई x के लिए, तो इसको हम देखते हैं कि इससे हम लिमिट क्या बना पा रहे हैं, क्या बन रही है। तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ज्यादा लिमिट की बात आ रही है, मैं लिमिट बना के आपको दे रहा हूं और उसको फिर आप बड़े आराम से सॉल्व करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम x की लिमिट के लिए। इस समीकरण को मैं थोड़ा देखिए, फंक्शन से तो कोई लेना देना नहीं होता हमारा, फंक्शन हमें कभी भी दिक्कत नहीं देता इंटीग्रेशन का। मेन चीज होती है हम लिमिट किस प्रकार से निकाल पाए। तो सबसे पहले हम z की लिमिट देखते हैं, x की देखते हैं, y की देखते हैं। z के लिए देखो, पहले ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, यहां से z के लिए मान क्या है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका कि आप x का और y का और z का मान कैसे निकालें। x के लिए y को और z को 0 कर दें, तो x की लिमिट हम पहले निकाल देते हैं ताकि समझ में आए। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, एक वक्र दे रखा है। जब मैं x के लिए निकाल रहा हूं तो देखिए x स्क्वायर, y को कितना रख दूं, 0 रख दूं, और z को क्या रख दूं, z की तो वैल्यू दे रखी है ना, 1 दे रखी है, तो x की लिमिट यहां से क्या आ गई, प्लस माइनस 1, यानी -1 से लेके और +1 तो आ गई x की लिमिट। ठीक है, अब बात करते हैं y। यहां देखिए इसी टर्म्स को मैं अब हटा रहा हूं, x के लिए मैंने ये हटा दिया क्योंकि x की लिमिट आ गई -1 से +1। y के लिए बात करते हैं, मैंने बताया y के लिए x को 0 नहीं किया जाता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z की कितनी वैल्यू है, z की वैल्यू 1 है, तो यहां से y स्क्वायर का मान क्या आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर आएगा। y का मान क्या आएगा, √1 माइनस x स्क्वायर आएगा, क्या प्लस माइनस में। तो ये आ गई आपके पास लिमिट जो अभी निकाली थी, लगभग वैसे माइनस से प्लस के 1 माइनस x स्क्वायर की। ये किसकी लिमिट आ गई, y की लिमिट आ गई। अब बात करते हैं z की लिमिट, तो मैं इसको पूरे को हटा रहा हूं। देखिए z के लिए ना तो x को 0 करते हैं ना y को 0 करते हैं, ये चीज मैं बता चुका। तो यहां से z का मान निकाल दें तो क्या आएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z की लिमिट लगा दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से लेकर ये दे ही रखी है z बराबर 1 तक। तो ये सवाल हमारे पास बन गया, और फंक्शन क्या है हमारे पास, 2z dx dy और dz। ठीक है, तो अब ये लिमिट आपके पास आ चुकी है, बड़े आराम से आप z का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। बाकी 12th क्लास का मटेरियल जो भी आपको मालूम है वो आपको यूज करना है। ये देखिए -1 से 1, ये माइनस से प्लस के लिए अगर कोई लिमिट होती है तो हम 2 बाहर निकालकर उसे 0 to 1 बना सकते हैं, 0 to √1 माइनस x स्क्वायर बना सकते हैं। आप पहले dz के लिए सॉल्व करें इसको, फिर dx के लिए सॉल्व करें, फिर dy के लिए सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के 2-3 सवाल और रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन का पार्ट जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।